रितिका देसाई एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। रंग गेहुआ, लंबाई 5 फुट 4 इंच। न बहुत ज्यादा सुंदर न खराब, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। दो भाई और अकेली बहन लाडली रितिका थी। रितिका पढ़ाई कर रही थी। उसका मन था कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तभी शादी के बारे में सोचेगी। परंतु उसके पापा ने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए थे। रितिका स्वभाव की सरल और शालीन थी। बेझिझक वे अपनी बातों को किसी के सामने नहीं बोल पाती थी। सीधी सी, कम बोलने वाली थी और हमेशा इसी चक्कर में रहती थी कि उसकी कोई बात सामने वाले को बुरी न लग जाए। रितिका के भाई उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी पसंद नापसंद के लिए हमेशा परेशान रहते थे। जैसा कि हर माता पिता अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार ढूंढते हैं, वैसे ही रितिका के पापा भी अपनी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढ रहे थे। रितिका अपनी माँ और भाई से ज्यादा खुलकर बात नहीं करती थी और हमेशा कहती, मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पापा को बोल दो आप। और मम्मी कहती, रितिका तू तो जानती है तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती है, फिर भी मैं बात करूंगी। रितिका के भाई भी उसको चिढ़ाते थे, अरे पागल, तू अपने घर जाएगी तभी तो हम अपनी दुल्हनिया लाएंगे, वरना तू परेशान करेगी ननद बनकर। रितिका हाथ में चप्पल लेकर दौड़ देती थी मारने के लिए। सारा दिन घर में इधर उधर दौड़ती भागती रहती थी। एक दिन रितिका के पापा को एक रिश्ता पसंद आ गया और वह साथ में लड़की की फोटो भी लेकर आए। रितिका के भाइयों का नाम था अजय और विजय। अजय और विजय को फोटो दिखाकर रितिका के पापा बोले, लो भाई देख लो अपनी बहन के लिए ये लड़का कैसा है। अजय कहता है, पर पापा रितिका पढ़ना चाहती है तो रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। हाँ, पर आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। लड़का दिल्ली में जल विभाग में इंजीनियर है और ऊपर से सरकारी नौकरी है, देखने में भी बड़ा सुंदर है। मुझे तो लग रहा है रितिका के लिए इससे अच्छा बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। मुझे तो लड़का पसंद है, रितिका से तुम दोनों बात कर लेना। दोनों भाई चुपचाप पापा की हाँ में हाँ मिला दिए। दोनों भाई फोटो लेकर रितिका के पास पहुंचे और हंसते हुए बोले, देख पापा तेरे लिए एक बकरा ढूंढ लाए हैं, उनको भी पता है रितिका बकरी है तो बकरा ही लाएंगे। और दोनों हंसने लगे। रितिका, ये रहे तुम्हारे होने वाले दूल्हे राजा। रितिका ने फोटो ले तो ली, पर बोली, भैया मैं तो पहले कुछ करना चाहती हूँ, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। अजय कहते हैं, हाँ बेना, बात तो तेरी सही है, पर पापा पूरा मन बना लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि वे हमारी या मम्मी जी की सुनेंगे। और कोई ना, इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, आमदनी भी अच्छी है, दिल्ली में खुद का बड़ा सा घर है, पापा बता रहे थे। और रही तेरी जॉब करने की बात, तो तू भी वहीं दिल्ली में कोई जॉब कर लेना। रितिका भी सोच में पड़ जाती है और कुछ नहीं बोलती। रात में जब सारे घर वाले सो जाते हैं तब रितिका चुपके से फोटो देखने लगती है। फोटो देखकर रितिका को एक चीज अच्छी महसूस हुई, मानो उसके दिल से आवाज आई थी, शायद यही है तेरे सपनों का राजकुमार। अगले दिन जब रितिका ने पापा से जॉब के बारे में कहा, पापा कहने लगे, बेटा परेशान ना हो, लड़के वाले बड़े अच्छे हैं, वे तुझे जॉब करने से कभी मना नहीं करेंगे और तुम राज करोगी राज। और अपनी एक फोटो दे दो, लड़के वाले मांग रहे हैं। रितिका की फोटो भेज दी गई। लड़के वाले रितिका को पसंद कर लेते हैं। सब अब धीरे धीरे समय के साथ साथ उसकी शादी की बातें चलने लगी। शादी लगभग तय ही हो गई। अपनी शादी को लेकर एक लड़की के मन में हजार तरह के सवाल तो रहते ही हैं, साथ ही अलग ही ये भी महसूस होता है, सिंदूर सिर्फ मांग की शोभा नहीं रखता है, इसमें बड़ी ताकत होती है जिसे हम कभी नहीं देख पाते हैं, उससे भी प्यार हो ही जाता है। रितिका के मन में भी अपनी शादी को लेकर एक अलग ही एहसास चल रहा था। शादी का दिन भी धीरे धीरे पास आ गया और बड़े ही धूमधाम से रितिका की शादी पवन देसाई के साथ हो गई। रितिका की पूरी जिंदगी बदल गई। बड़े अरमानों की डोली ले रितिका मायके से दिल्ली ससुराल की चौखट पर आ गई। सब कुछ बड़ा अलग था रितिका के लिए, मानो वह अपने सपनों के महल में आ गई थी। एक तरफ जहां माँ बाप भाई से बिछड़ने का डर था, वहीं एक नया घर मिलने की खुशी। वहीं रितिका का स्वागत भी जोरों से हुआ। वह सोच रही थी कि उसका पति पवन का नेचर कैसा होगा, मैं उसे पसंद आऊंगी कि नहीं, और मेरे सास ससुर का नेचर कैसा होगा। उसके अंदर एक हलचल सी मची हुई थी। वे इन्हीं सब उधेड़ बुन में लगी थी कि बड़े जोर जोर से रोने की आवाज आई। बाहर आंगन से रितिका दरवाजे की ओर से देखने लगी तो देखती क्या है कि उसका पति पवन अपनी मम्मी की गोद में लेटकर रो रहा है। बार बार आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी चिल्ला रहा है। रितिका की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। किसी से पूछती है तो पता चलता है कि उसकी मम्मी बेहोश हो गई है, उनको यही बीमारी है। और पवन अपनी मम्मी को होश में लाने के लिए पानी छिड़क रहा था।
रितिका ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगी कि जो लड़का अपनी मम्मी को इतना प्यार करता है वह लड़का अपनी पत्नी से कितना प्यार करेगा। यही सब सोचकर रितिका मन ही मन खुश हो रही थी। रितिका अपने अरमानों के झोले में खुशी के पंख लगाकर झूल रही थी। सारा दिन जैसे तैसे निकल गया। आखिरकार वह पल भी आ गया जिस पल का हर पति पत्नी को इंतजार रहता है। शादी की पहली रात, एक दूसरे के बारे में जानने की रात। पवन को कमरे में आया देख रितिका पूरी शर्म से लाल हो जाती है और झट से बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। पवन ने बड़े प्यार से रितिका को बेड पर बैठाया और पूछता है कि रितिका, तुम खुश तो हो ना। रितिका शर्मा कर कहती है, जी हाँ, मैं तो धन्य हो गई आपको पाकर, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से आप मम्मी जी के लिए परेशान थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी खुश हुई। जो अपनी मम्मी से इतना प्यार करता है वह मुझे कितना प्यार करेगा। कहते कहते रितिका रुक गई। पवन बोला, हाँ रितिका, मम्मी मेरी जान है। मेरे लिए सबसे पहले मम्मी है, उसके बाद ही और कोई रिश्ता है। मैं उनको जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और अब तुम्हें भी वही करना है। वे जितना चाहें उतना ही करना, अपनी मर्जी ना चलाना, समझ गई। इतना सुनते ही एक पल के लिए रितिका को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि पवन ने एक बार भी उसके बारे में बात नहीं की और ना ही कुछ पूछा। रितिका ने हाँ में जवाब दिया, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि परिवार में सबको खुश रख सकूं। पवन, हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ये कहकर रितिका को गले से लगा लिया। रितिका के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। पवन रितिका को अपने बाहों में भरकर प्यार करने लगा, लेकिन रितिका को पता नहीं क्यों कैसा डर सता रहा था। दोनों एक दूसरे की आगोश में समा गए। पवन को तो नींद आ गई, पर रितिका को नींद नहीं आई। वही ससुराल में पहले सुबह ही देर से उठी तो सब क्या सोचेंगे उसके बारे में। उसके मन के इसी डर ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह जल्दी से उठकर रितिका नहा धोकर तैयार हो सासू माँ के पास पहुंच गई। पैर छूकर आशीर्वाद ले आगे और क्या करना है पूछने लगी। रितिका की सास बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, या यूं कहें कि उनकी बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता था। रितिका की ननद भी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ रितिका के लिए अब घर का माहौल पुराना सा लगने लगा और सबका स्वभाव भी रितिका को पता चल चुका था। रितिका सारा दिन दौड़ भाग करती थी, सबकी इच्छाओं का सम्मान करती थी। कभी सास का काम, कभी ससुर जी का और कभी ननद का। किसी काम में जरा सी देरी होती थी तो सासू माँ के ताने और आलोचनाएं सुनने पड़ते थे। चुपके चुपके रात में रोती रहती थी। कभी कुछ पवन से कहना चाहती तो कह नहीं पाती थी, कहें भी तो कैसे। पवन मम्मी का लाडला था, कुछ भी नहीं सुनता। धीरे धीरे रितिका को इन सब की आदत होने लगी थी। काफी समय के बाद रितिका के भाई रितिका को मायके लिवा लाए। अब जो रितिका वापस आई वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। रितिका की मम्मी परेशान रहती और बेटी का सिर गोद में रखकर पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, तू पहले से इतनी शांत क्यों रहती है, क्या कोई दिक्कतें हैं, मुझे तो बता। और रितिका कुछ जवाब नहीं देती। रितिका को लगता था कि अभी मैं पहली बार गई थी, शायद इसीलिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। और रितिका सारा दिन पवन के फोन का इंतजार करती थी, पर पवन कभी भी रितिका से बात नहीं करता था। और जब रितिका फोन करती तो रितिका की सास बात करती थी। अब धीरे धीरे रितिका को यह सब खटकने लगा। अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगी, पर कहे भी तो कैसे। रितिका का दर्द माँ को, उसके पापा को और भाइयों को बखूबी दिख रहा था। रितिका अपने पापा से कहती थी, पापा आपको मेरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। पापा भी चुप हो जाते थे। एक दिन पवन के पापा रितिका को लेने के लिए आते हैं। रितिका भी खुशी खुशी जाती है। उसे लगता है कि इस बार मुझे ससुराल में पहले की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रितिका फिर से पहुंच जाती है अपने घर। ससुराल रितिका के लिए वहां का माहौल पहले से भी खराब मिला। पवन हमेशा अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर सोया रहता था। रितिका से बात करने के लिए उसके पास समय नहीं था। ऑफिस से घर वापस आकर मम्मी पानी देना आवाज लगाता, वह तब तक रितिका भागकर पवन के पास पानी लेकर पहुंच जाती थी, पर पवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। चिल्ला पड़ता, पानी मैंने मम्मी से मांगा था, तुझसे नहीं। तेरे पास दिमाग है या मायके भूल आई। रितिका को यह सब कुछ बड़ा अजीब सा लगता। रात में रितिका पवन का इंतजार करते करते सो जाती। सुबह जल्दी से उठकर पवन को ढूंढती तो पवन मम्मी के पास सोया हुआ रहता। रितिका के पूछने पर कि आप यहाँ पर क्यों सोए हैं तो बोलता,
बचपन से यहीं सोने की आदत है ना, इसलिए दूसरी जगह पर नींद नहीं आती। अब रितिका के सब्र का बांध धीरे धीरे टूटने लगा। वो बोल पड़ती थी और अब फिर घर में भूचाल आ जाता था। पवन अब रितिका पर हाथ उठाने लगा, बात बात पर थप्पड़ रसीद कर देता था रितिका के गाल पर। रितिका की जिंदगी अब बद से बदतर होने लगी थी। सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती थी, सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी और जरा सा कुछ इधर उधर होता तो सिर्फ ताने गालियां ही मिलती थी रितिका को। अपनी किस्मत पर रोना आता। एक दिन रितिका सज धज कर पवन के आने का इंतजार कर रही थी। पवन के आते ही भागकर पवन के पास जाती है और पवन को गले से लगाकर पूछती है, पवन, आपको मुझसे कोई शिकायत है तो कहिए ना। आपके घर वालों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है बताइए ना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सब मुझसे खुश रहें। इतना सुनते ही पवन का दिमाग और गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और रितिका को मारने लगा और बोला कि तू मुझे भड़का रही है मेरे परिवार के खिलाफ। तेरी इतनी हिम्मत हो गई। रितिका के रोने और चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी पर किसी के दिल तक नहीं गई। रितिका को कुछ नहीं समझ आता था कि क्या करे, कैसे ये सब सही करे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। हर दिन मारना पीटना पवन की आदत बन गई थी। परिवार में कोई नहीं सुनता रितिका की। पवन के लिए रितिका कोई बेकार सी पड़ी हुई चीज थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक दिन अजय रितिका का भाई दिल्ली घूमने के लिए गया और सोचा कि अब यहाँ तक आया हूँ तो अपनी बहन से मिलता चलूं। इधर पवन गुस्से से रितिका को मार रहा था, तभी अजय आकर पवन का हाथ पकड़ लेता है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर खींचकर जोरदार तमाचा चढ़ देता है और बोलता है, बस अब और नहीं, बहुत हो गया। अब दर्द हुआ? अब तो मानो आसमान में बादल फटकर जमीन पर आ गिरा हो। पवन की मम्मी मुंह बनाकर कहती हैं, ले जा तू अपनी बहन को यहाँ से। पता नहीं किस जन्म का बदला लिए हो तुम लोगों ने, जो इसे हमारे पल्ले बांध दिया। न शक्ल न सूरत देख कर ही उबाल आता है। पवन, अब तो तुम दोनों भाई बहन चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अजय, अबे जा, मेरी बहन एक मिनट भी नहीं रहेगी यहाँ पर। ये कहकर रितिका को बोलता है, तू अभी चल यहाँ से, तुझे अब एक मिनट भी मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। दोनों भाई बहन वापस वाराणसी आ जाते हैं। लो पापा, मन भर गया था ना अपनी बेटी से। रितिका को इस हालत में देखकर गुस्से में कहता है, मना कर रहा था मैं, अभी रहने देते हैं, क्या जरूरत है शादी की। पर नहीं, बड़ा लायक दामाद ढूंढे थे ना, देखो अपनी बेटी को। रितिका के पापा और मम्मी बस रोए जा रहे थे। अपनी बेटी को देखकर रितिका तो बस शून्य सी हो गई थी। कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आगे क्या होगा, क्या करे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। 1.5-2 महीने बीत चुके थे रितिका को आए, पर ससुराल से किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि रितिका कैसी है। बाद में रितिका को मछली चक्कर आने लगे। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि रितिका प्रेग्नेंट है। रितिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे अभी भी उम्मीद थी कि बच्चे के आ जाने से मेरा और पवन का रिश्ता सुधर जाएगा। रितिका कहती है, मम्मी, मैं ये खुशखबरी पवन और उसके परिवार वालों को देना चाहती हूँ। मम्मी कहती है, ठीक है बेटा, एक बार कोशिश करके देख लो, क्योंकि बच्चे के आ जाने से पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत होता है। देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। रितिका बड़ी हिम्मत जुटाकर पवन को फोन करती है। पवन फोन उठाता है। हेलो, कौन? रितिका कहती है, पवन, मैं रितिका। पवन कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? रितिका कहती है, पवन, आप पापा बनने वाले हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हम दोनों एक दूसरे को एक और मौका नहीं दे सकते? पवन कहता है, मेरा तुमसे और बच्चे दोनों से कुछ लेना देना नहीं है और सोचना भी मत वापस आने की। पता नहीं किसका पाप मेरे मत्थे मरना चाहती है और आइंदा से मुझे फोन मत करना, नफरत है मुझे तुमसे। कहकर पवन ने फोन काट दिया। रितिका जोर जोर से रोने लगी और कहती है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके सहारे जीऊं। दोनों भाई, रितिका के पापा मम्मी, सब रितिका को अपनी बाहों में लेकर रोने लगे। रितिका को अब अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। रितिका के पापा अंदर ही अंदर रोज मरते। एक दिन रितिका के नाम का लेटर आता है। रितिका खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा पक्का पवन का ही होगा। आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया पवन को। सोचते हुए लेटर खोलती है तो हैरान हो जाती है। उसके हाथ से लेटर छूटकर नीचे गिर गया। जब अजय ने लेटर देखा तो कोई लेटर नहीं बल्कि तलाक का पेपर था और उस पर पवन के सिग्नेचर भी। अजय भी हैरान हो गया। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, रितिका को क्या समझाए, कौन सी सांत्वना दे। हमारे देश में, हमारे समाज में तलाक शब्द किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता है। तभी तो लड़कियां हजार दुख सह लेगी, क्योंकि तलाक शब्द से ही डर जाती हैं। रितिका की तलाक की खबर आग की तरह
पूरे मोहल्ले में फैल गई। जितनी मुंह उतनी बातें, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। अरे क्या हुआ, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, आज मारेगा तो क्या, कल प्यार भी तो करेगा। किसी को बड़ा प्यार आता रितिका पर तो कह देता, अरे अभी उम्र ही क्या है, भरी जवानी अकेले कैसे कटेगी कोई कहता। अब क्या, अब तो बच्चा भी होने वाला है तो कोई कहता होने वाला है, हुआ थोड़ी है। बच्चे को गिराकर दूसरी शादी कर देनी चाहिए रितिका की। रितिका की मम्मी को भी लगने लगा कि हाँ सही बात है, सब सही कहते हैं, रितिका का अबॉर्शन कराकर दूसरी शादी कर देंगे। एक दिन हिम्मत करके रितिका की मम्मी ने रितिका के पापा से कहा, क्यों ना हम रितिका की दोबारा से शादी कर दें। रितिका के पापा कहते हैं, पागल हो गई हो तुम, ये भी कोई वक्त है रितिका से किस मुंह से पूछूं। रितिका को देखकर मेरा कलेजा फटता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं देख नहीं पाता। जिस दिन से रितिका यहाँ आई है उस दिन से मैं सोया नहीं हूँ। आग लगे जमाने को, मैं हर फैसले में अपनी बेटी के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं अपने जीते जी उसको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो सब करूंगा। अब और नहीं रोने दूंगा अपनी गुड़िया को। रितिका के पापा रितिका को अपने पास बैठाकर पूछते हैं कि बोल बेटा, तू क्या चाहती है वापस उस घर में, अब मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। अब बता इस बच्चे के बारे में तेरा क्या फैसला है। रितिका समझ गई थी पापा क्या कहना चाहते थे। रितिका पापा से कहती है, पापा मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी और पालूंगी, अपने बच्चे की माँ भी मैं और बाप भी मैं, मुझे दोबारा से शादी वादी नहीं करनी है। और अब मुझे उस जानवर से तलाक चाहिए। पापा रितिका को अपलक देखते रह गए और बोले कि आज मेरी गुड़िया कितनी बड़ी और समझदार हो गई है, अब मुझे भी कोई डर नहीं है, तुझे जो भी करना है तू कर, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। रितिका कहती है, थैंक यू पापा, कहकर पापा से लिपट कर रो पड़ी। धीरे धीरे समय बीत गया और 9 महीने बाद रितिका को बड़ी ही प्यारी बेटी पैदा हुई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। रितिका अपनी बेटी को गोद में लेकर चूमने लगी और बोली, मैं तेरी माँ भी हूँ और पापा भी, अकेले ही मुझे जो पाल पोस कर बड़ा करूंगी और दिखा दूंगी सबको कि तुझे किसी पुरुष के सहारे की जरूरत नहीं। रितिका ने देखा पापा ने अपना दूसरा वाला घर रितिका के नाम कर दिया है। रितिका के तलाक का केस दर्ज हो गया था और जब जब सुनवाई होती रितिका जाती थी। रितिका की बेटी भी 3 साल की हो गई थी और अब वो भी कभी कभी पूछती थी, मम्मा पापा कहाँ हैं, हमारे साथ क्यों नहीं रहते। रितिका कुछ जवाब नहीं देती और इधर उधर की बातें बनाकर बेटी को बहका दिया करती थी और अकेले में बैठकर जोर जोर से रोती थी और सोचती थी, क्या करूं मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं। रितिका की तलाक की हेयरिंग थी और उसे जाना था, बेटी की तबीयत भी खराब थी, तो रितिका ने सोचा कि चलो बेटी को भी साथ ले चलती हूँ। इधर रितिका अपनी बेटी और पापा के साथ गई थी और उधर पवन अपनी माँ के साथ आया था। पवन ने पहली बार देखा कि रितिका के साथ छोटी सी बच्ची भी है और वो ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये मेरी रितिका की बेटी का नाम स्वीटी था। रितिका ने अपनी बेटी से कहा कि तुम बार बार पूछती हो पापा के बारे में ना, ये हैं तेरे पापा जिन्होंने मुझे उस वक्त छोड़ा था जब तू 1 महीने की मेरे पेट में थी। गुस्से में रितिका पवन की तरफ देख रही थी, लेकिन पवन को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। स्वीटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार भी थी। स्वीटी भी स्कूल जाने लगी थी और वो भी अपनी मम्मी की भावनाओं को समझने लगी थी। उसे भी समझ में आ रहा था कि मेरे पापा कैसे हैं। अब स्वीटी अपनी मम्मी से पापा के बारे में नहीं पूछती थी, पर हमेशा चुप चुप रहती थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी और उसकी ये घुटन रितिका से नहीं छुप सकी। वो अपनी बेटी के मन को पढ़ चुकी थी और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार पवन से बात करे, पति न सही पर वो मेरी बेटी का बाप तो है। रितिका ने पवन को फोन किया और बोली, पवन स्वीटी तुम्हारी बेटी है ना। पवन कहता है, हाँ तो क्या वो तुमसे बात करना चाहती है। जैसे सबके पापा रहते हैं वैसे भी वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, मगर मैं नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अभी रितिका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पवन बोल पड़ा। रितिका कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, पर स्वीटी तुमने मुझे नहीं बताया था स्वीटी के बारे में। पवन रितिका को कहता है, अच्छा क्या बताती, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था तो तुमने क्या कहा था याद है। पवन कहता है, हाँ पर मैं अब भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। रितिका कहती है, पर हाँ एक काम हो सकता है, तुम स्वीटी को मुझे दे दो, मैं उसकी हर जरूरत पूरी करूंगा। रितिका चिल्लाकर कहती है कि चुप करो, आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। स्वीटी मेरी जान है, मेरा जहान है, उसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती, मेरे जीने का सहारा है। आज तो तुमने कहा, आगे कभी सोचना भी मत, स्वीटी सिर्फ मेरी है। मुझे लगा था थोड़ी सी गैरत तुम में अभी भी बची होगी, पर नहीं, मैं गलत थी और मैंने गलती कर दी फोन करके, कहकर फोन रख दिया। स्वीटी अपनी मम्मी की सारी बातें सुन रही थी। फोन रखकर रितिका जोर जोर से रोने लगी। तभी स्वीटी आकर अपनी मम्मी के आंसू पोंछने लगी और बोली,
मम्मा मुझे नहीं चाहिए पापा, मैं आपके साथ ही खुश हूँ। आप बस चुप हो जाओ, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। पर ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि सुकून के थे, प्यार के थे। रितिका को स्वीटी के सभी सवालों से आज़ादी मिल गई थी, जो उसकी बच्ची बार बार पूछा करती थी। रितिका को बहुत दिनों के बाद एक अजीब सा सुकून मिला था, और कहीं ना कहीं उसके मन में एक और डर बैठ गया था कि कहीं पवन मेरी बेटी को मुझसे छीन न लगे। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझसे मेरी बेटी को कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। पवन ने आकर रितिका के हाथ से उसकी बच्ची को छीन ले जाता है, और रितिका स्वीटी 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 की आवाज लगाकर दौड़ती है। दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। तभी रितिका ने पाया कि वो सपना देख रही है और बेड से नीचे गिर गई है। और रितिका पसीने से लथपथ हो गई थी और भगवान को धन्यवाद देती है कि भला ये सपना था। पर अगर सच में कुछ ऐसा हुआ तो, अगर पवन ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया तो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। रितिका हर रोज की तरह उठी, घर का सारा काम निपटा कर खुद भी तैयार होती है और अपनी बेटी को भी तैयार करती है। स्कूटी से अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर खुद अपने स्कूल जाती है। रितिका की जिंदगी कांटों से भरी हुई थी, ऊपर से पति के तलाक के बाद तो और भी नर्क बन गई थी। लोगों के हजार तरह के ताने उल्हाने सुनती थी, कोई बेचारी के कर बुलाता तो कोई अजीब सी चुभन भरी नजरों से देखता था। रितिका हमेशा खुद को सबकी नजरों से बचा कर रखती थी। वो अपने आसपास एक घेरा बनाकर रहती थी, और उस घेरे में न किसी को आने देती थी, न खुद पार करती थी। अपनी बेटी को भी सबकी नजरों से बचा कर रखती थी। समय का पहिया अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। रितिका की बेटी 15 साल की हो गई थी और अपनी माँ के हर दुख को भी बखूबी समझती थी। पापा की कमी उसे भी महसूस होती थी, पर अपनी मम्मी को कभी जताती नहीं थी। एक दिन स्वीटी अपनी मम्मी से कहती है, चलो ना मम्मा, कहीं घूमने चलते हैं ना। मेरे सारे फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाते हैं, चलो ना मम्मा, हम भी कहीं चलते हैं। रितिका ने भी हाँ कह दिया। अगले दिन रितिका अपनी मम्मी पापा और बेटी के साथ शिमला के लिए निकल जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। शिमला की वादियों में रितिका और स्वीटी इतनी मस्ती करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं कि पूछो ही ना। मानो रितिका का बचपना फिर से वापस आ गया था। वहीं पर दूर बैठे रितिका के पापा और मम्मी खुशी के मारे उनकी आंखें भर आई। आपस में बातें करते हैं कि एक अरसे बाद हमारी बेटी इतनी ज्यादा खुश है। हे भगवान, हमारी बेटी को किसी की नजर न लगे। बहुत दुख देखा है हमारी गुड़िया ने, पर अब और नहीं। रितिका के पापा ने मम्मी के कंधे को हल्के से दबाया और कहा, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी अब वो रितिका नहीं है जो हल्के से हवा के झोंके से डर जाएगी। अब वो चट्टान बन चुकी है, बड़े से बड़ा तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मम्मी रोते हुए कहती है, हाँ सच कहा आपने, और अपने आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछने लगती है। रितिका स्वीटी से कहती है, स्वीटी चलो बच्चा कुछ खा लेते हैं। स्वीटी कहती है, हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। और सारे एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तभी रितिका के पूरे बदन में एक अजीब सी सरसराहट सी होती है। उसे कोई जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। रितिका पलट कर देखती है तो अवाक से रह जाती है। ये तो पवन है, पर पवन यहाँ कैसे? पवन का वेटर से झगड़ा हो रहा था और सब लोग उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पवन की निगाहें भी रितिका पर टिक गईं। फिर उसने अपनी बेटी को ध्यान से देखा और गले लगा लिया। पवन की मम्मी भी साथ में थी। पवन की मम्मी स्वीटी का गाल पकड़कर चूमते हुए बोली, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। नाम क्या है बेटे आपका? स्वीटी कहने लगी, जी नहीं, मेरे पापा नहीं हैं, उनको तो मरे 15 साल हो गए हैं। मैं जब 1 महीने की मम्मा के पेट में थी तभी मेरे पापा मर गए थे। अब तो मेरी मम्मा और पापा दोनों मेरी मम्मा ही हैं। नाक मुंह सिकोड़ते हुए बेबाक होकर स्वीटी ने जवाब दिया, रितिका क्या 1 मिनट मुझसे बात कर सकती हो? रितिका कहती है, बोलो पवन। रितिका मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी बेटी को पिता का प्यार देना चाहता हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो, रोते हुए पवन बोला। रितिका कहती है, रितिका अचंभित होकर कहती है, अच्छा आज इतनी जल्दी बेटी याद आ गई तुम्हें, वो भी 15 साल बाद? पवन चुप रहता है। रितिका कहती है, माफ कर दूं, तुमने मेरे साथ जो भी किया था उसके लिए मैं तो तुम्हें एक बार माफ भी कर देती। रुदे गले से कहती है, पर अपनी बेटी के उन आंसुओं को कैसे माफ कर दूं जो उसने अपने पापा के लिए बहाए हैं? कैसे? बोलो बोलो कैसे? जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी उस वक्त तुमने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया, अपनी जिंदगी से निकाल दिया, और कहते हो माफ कर दूं तुम्हें? कैसे माफ कर दूं? भरी कोर्ट में तुम लोगों ने मुझे बदचलन का टेक दे दिया था, उन जख्मों को कैसे माफ कर दूं? रोते हुए कहती है, बोलो कैसे कर दूं? पवन कहता है हाथ जोड़कर, प्लीज आगे से
तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। रितिका कहती है ठीक है तो लौटा दो मेरे जीवन के 15 साल। लाल आंखें बड़ी करके कहती है माफ कर दूंगी तुम्हें, बोलो अब चुप क्यों हो, बोलो ना। स्वीटी कहती है चलो मम्मा, हमें किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं। पवन सिर नीचे किए चुपचाप खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, हम दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश हैं और आपको किसी अजनबी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ का हाथ पकड़कर जाते हुए स्वीटी कहती है और हाँ, रुककर फिर से कहती है आपने मेरी मम्मा को तलाक दिया है ना, वैसे ही मैं भी आपको तलाक देती हूँ अपनी जिंदगी से। कभी भी अपनी ये मनहूस सूरत जिंदगी में ना दिखाना। और आगे बढ़ जाती हैं। दोनों माँ बेटी को एक दूसरे का हाथ थामे हुए जाते हुए देखकर पवन वहीं बेबस सा बैठ कर रोने लगता है, पर उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।